So, our next topic is microbes in energy generation. The topic is 11.10. Okay. So, 11.10 topic, microorganisms or microbes in energy जनरेशन। तो एनर्जी जनरेट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो टॉपिक आज हम देखेंगे। ओके। सो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एनकरेजिंग फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट्स टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब अभी डेवलप हो रहे हैं, ऐसे कंट्रीज जो है वो एनकरेज करती है कि बायोगैस जो है वो बायोगैस का इंस्टॉलेशन करवाया जाए। तो बायोगैस का इंस्टॉलेशन क्यों करवाया जाए? तो एनर्जी जनरेशन के लिए। आगे हम देखने वाले हैं कि बायोगैस का इंस्टॉलेशन करने के ऊपर ये ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। ओके। सो बायोगैस जो है वो बायोगैस डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके। डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है बायोगैस। तो एज अ फ्यूल बायोगैस इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक पर्पस एंड इन केस ऑफ इंडस्ट्री पर्पस एज अ फ्यूल। फ्यूल के तौर पे हम उसको ईंधन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस जो है वो नॉन कन्वेंशनल है, मतलब हम जो ट्रेडिशनल वे है वो बायोगैस हम यूज़ नहीं करते। हम लकड़ी का यूज़ करते हैं या कुकिंग के लिए हम जो गैस होता है इंडियन का या भारत का, तो उसमें ब्यूटेन गैस होता है। पर ये जो है ये नॉन कन्वेंशनल है, मतलब जो ट्रेडिशनल वे नहीं है, ये नॉन कन्वेंशनल तरीका है यूज़ करने का। और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब फिर से हम वो पा सकते हैं। एक बार अगर लॉस हो गया तो फिर से हम उसको पा सकते हैं। पर जो ब्यूटेन गैस होता है वो ब्यूटेन गैस अर्थ से निकलता है। अर्थ में जब क्रूड ऑयल निकलता है अर्थ से, तो ये क्रूड ऑयल के साथ में बायोगैस भी होता है, सॉरी ब्यूटेन गैस भी होता है। तो ये ब्यूटेन गैस जो प्लांट या एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उनके दबने से तैयार होता है, और इनको तैयार होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। तो ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार अगर हमने ख़त्म कर दिया तो ये तैयार नहीं हो सकता। ओके। पर ये जो है बायोगैस ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, मतलब हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं और बार बार वो तैयार हो सकता है। ओके। तो ये जो बायोगैस है नॉन कन्वेंशनल है, नॉन रिन्यूएबल है, और हम इसको माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से पा सकते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से हम उसको पा सकते हैं बाद में। ओके। तो बायोगैस जो है वो किसका मिक्सचर है? तो बायोगैस में मीथेन गैस होता है। ये बायोगैस जो है वो मिक्सचर है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन
and methane is present in 50 to 60%. Okay, plus carbon dioxide is also there, which is 30% to 40%. Okay, then hydrogen sulfide gas is also, it is 0 to 3%. ओके, तो कुछ अदर गैसेस भी होते हैं बायोगैस में। तो अदर गैसेस जो है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, ये गैसेस ट्रेसेस या वेरी लेस अमाउंट में होते हैं, वेरी लेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बायोगैस जो है उसकी और प्रॉपर्टी है कि ये हाईली इनफ्लेमेबल है। हाईली इनफ्लेमेबल मतलब बायोगैस जो है फ्लेमेबल मतलब बहुत फ्लेम होती है, इन द सेंस एक फास्टली वो जो है जल्दी ब्लास्ट होता है उसका, इन द सेंस वो जल्दी ही जैसे कि मराठी में बोल सकते हैं पेट घेने, जलना। तो ये हाईली इनफ्लेमेबल है, जल्दी वो जलता नहीं, एंड ये जो है यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्लांट वेस्ट जो है, एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, फॉरेस्ट्री वेस्ट, so that waste material can be used to prepare the biogas. okay, तो बायोगैस प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। बायोगैस प्रोडक्शन अगर हमको करना है तो बायोगैस प्रोडक्शन हम किससे कर सकते हैं? वेस्ट मटेरियल से कर सकते हैं। तो कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल है? जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब हमारे घर में जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है उससे बायोगैस कर सकते हैं तैयार हम। उसके बाद एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल, एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है। म्यूनिसिपल मतलब पूरे शहर का कूड़ा करकट, उससे हम। उसके बाद फॉरेस्ट में जो पत्ते, लकड़ी, फॉरेस्ट्री वेस्ट जो होता है उससे भी बायोगैस प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह का वेस्ट है, इस वेस्ट से बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो कैटल डंग है वो ज़्यादा कॉमनली यूज होता है बायोगैस प्रोडक्शन में। ओके, तो वेस्ट ही है। और दूसरा जो है कैटल डंग, मतलब जो कैटल्स होती है उनका वेस्ट मटेरियल कैटल डंग में आता है। जो उनका वेस्ट एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा में फीसेस एंड यूरिन, फीसेस एंड यूरिन उसमें आता है। okay. तो प्लांट जो है, प्लांट में प्लांट के जो पार्ट्स है वो बने होते हैं सेल्यूलोज से। प्लांट के जो पार्ट होते हैं वो बने होते हैं सेल्यूलोज से। और ये जो सेल्यूलोज है ये भी यूज होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। सेल्यूलोज भी यूज होता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, यूज अब कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हम देखें कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है वो बायोगैस प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन के ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट करती है एनर्जी जनरेशन के लिए। बायोगैस जो है वो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ये रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यू कर सकते हैं हम, और ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनता है। उसके बाद ब्यूटेन जो है वो अर्थ में मिलता है, क्रूड ऑयल के पास में मिलता है, मतलब क्रूड ऑयल नीचे रहता है और ब्यूटेन गैस ऊपर रहता है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन देखा जाए बायोगैस का तो उसमें मीथेन गैस रहता है 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 30 to 40% एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है 0.3%। दूसरे जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाईली इनफ्लेमेबल है ये गैस। तो बायोगैस अगर प्रोडक्शन करना है तो कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज होता है। तो ये वेस्ट मटेरियल जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट एंड फॉरेस्ट्री वेस्ट का यूज होता है। और कैटल डंग से भी हम बना सकते हैं बायोगैस। तो उसके लिए कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, कैटल में मतलब कैटल में गाय भैंस सब आते हैं। ओके,
तो उसका जो फीसेस, फीकल मैटर और यूरिन जो होता है, उनसे बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। प्लांट से, प्लांट के पार्ट्स जो है उनसे भी बायोगैस प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट के पार्ट्स में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से बायोगैस प्रोडक्शन अच्छे से होगा। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में इतने पॉइंट्स है। तो ये एक नोट्स के फॉर्म में आपको मैंने लिख के दिए, तो आप भी नोटबुक पे ये नोट डाउन कर सकते हो। ये एक प्रकार का एक शॉर्ट नोट है, और एक अलग मेथड है। तो बुक में से लाइन टू लाइन पढ़ने से अच्छा है कि कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करके मैं ही आपको बना दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स। तो वो शॉर्ट नोट्स आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा बुक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्टकट नोट्स पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा कि बुक में क्या है। तो इस तरीके से हम अभी आगे के जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स है इस तरीके से हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे आपके, और आपको अच्छे से फायदा होगा। अगर मैं पीडीएफ लेके अगर आपको पढ़ाता हूँ लाइन टू लाइन, तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। वो जस्ट लाइक ए, मैं जैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ऐसे फील होगा आपको। तो उससे अच्छा है कि ये जो है नोट्स, इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके वीडियो। तो ये अच्छा तरीका है। तो वो हम अभी से और आज से वो फॉलो करेंगे। ओके। तो आगे का पॉइंट है कि बायोगैस प्रोडक्शन कैसे करना है। ओके। तो अगला वाला पॉइंट है बायोगैस प्रोडक्शन। तो most commonly used models of biogas plant are KVIC and IARI। तो ये दो तरह के मॉडल है, KVIC एंड IARI। तो IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो KVIC जो है खादी विलेज। तो आप इसका सर्च करो और मुझे कमेंट करो कि व्हाट इज़ केवीआईसी। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ खाली कुछ इंस्टीट्यूट होगा या कुछ ऐसे स्कीम होगी। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बता सकता हूँ अभी, पर आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको भी कुछ सर्च करना होगा। तो डाइजेस्टर यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, तो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डाइजेस्टर यूज करना पड़ेगा। ओके। डाइजेस्टर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस अगर तैयार करना है तो उसके लिए लगेगा डाइजेस्टर, मतलब जो डाइजेस्ट करेगा, जो वेसल्स में डाइजेशन होगा वो डाइजेस्टर। तो ये डाइजेस्टर जो है उसको बोलेंगे बायोगैस प्लांट। ओके। टिपिकल बायोगैस प्लांट यूजिंग कैटल डंग। तो टिपिकल बायोगैस प्रोडक्ट जो प्लांट होता है उसमें काउडंग जो है वो रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो काउडंग जो है वो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है कॉमन रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल है काऊ का काउडंग, इन द सेंस वेस्ट मटेरियल ऑफ काऊ। ओके। एंड कैटल डंग या काउडंग, कैटल डंग बोलना ज़्यादा लाजमी होगा यहाँ पे। काउडंग हम काउडंग सिर्फ गाय का ही बोल सकते हैं। तो कैटल में सभी आते हैं, गाय, भैंस, बफेलो, काऊ सब आते हैं उसमें। तो ये जो डाइजेस्टर होता है, क्या क्या होता है उसमें? तो डाइजेस्टर एंड गैस होल्डर, इसमें जो है वो क्या होता है, दो तरह के पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ शॉर्ट में। इस तरह से होता है, जमीन के अंदर होता है वो। ओके। तो यहाँ पे एक वेसल होता है और यहाँ पे दूसरा वेसल होता है। यहाँ पे काउडंग डाला जाता है
ये एक नली से यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ओके, और ये भी जोड़ा होता है एक नली से। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होके वेस्ट मटेरियल निकलता है वो होता है स्लज। ओके, ये जो है ये है गैस होल्डर। गैस होल्डर होता है यहाँ पे गैस, ये जो एरिया है इतना, यहाँ पे गैस होल्ड होता है। ये डंग प्लस वाटर, यहाँ पे काऊ डंग या कैटल डंग डाला जाता है, प्लस वाटर यहाँ पे डाला जाता है इसमें। तो यहाँ पे मीथेन तैयार होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखा हमने कि कौन कौन से गैसेस तैयार हो रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ से बायोगैस निकलता है। ओके, तो ये जो है ये कॉक होता है, कॉक से हम चालू या बंद कर सकते हैं उसको। ये जो पिट है या वेसल है उसको चार्ज पिट बोला जाता है, चार्ज पिट बोला जाता है। और ये है हमारा मेन डाइजेस्टर। तो इसको मेन डाइजेस्टर हम बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो है वो स्ट्रक्चर है बायोगैस प्लांट का। तो इसमें से काऊ डंग डाला जाता है, फिर ये यहाँ पे आता है ऐसे। ओके, तो ये जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे प्रोसेसिंग होता है वो तो हम देखने वाले हैं। तो इससे बनता है गैस, से गैस बनता है और ये गैस यहाँ पे जमा होता है। ओके, ये गैस यहाँ पे जमा होता है काऊ डंग से, और ये गैस यहाँ से ऐसे एक बायोगैस आउटपुट होता है। ये आउटपुट से गैस को डायरेक्टली जो किचन है वो किचन को कनेक्ट होता है, वहाँ से वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। और जैसे हमारी गैस की हंडी होती है, सिलेंडर होता है, उसी तरह से यहाँ पे डायरेक्टली वो कनेक्शन होता है गैस को। तो गैस जो जलता है तो उससे हम खाना बना सकते हैं या कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब ये डाइजेस्टर से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ से ये जो स्लज है, स्लज मतलब जो प्रोसेस होने के बाद जो है स्लज जो बचता है उसको बोलते हैं स्लज। तो ये जो है ये खेत में फार्म फील्ड में डाला जाता है। ओके, एज अ फर्टिलाइजर। ये फार्म फील्ड में डाला जाता है एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में डाला जाता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। सो डाइजेस्टर इज मेड अप ऑफ कंक्रीट ब्रिक्स। तो ये जो डाइजेस्टर है ये किससे बनता है? कंक्रीट ब्रिक्स से बनता है। ब्रिक्स प्लस कंक्रीट, सीमेंट, स्टील से उसको बनाया जाता है। जैसे हम वेल बनाते हैं उससे ही वैसे ही ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से वो बनाया जाता है। तो ये सिलेंडर शेप का होता है। ये किससे बनाया जाता है? ब्रिक्स, स्टील प्लस सीमेंट से वो बनाया जाता है। उसके बाद ये जो है इसका शेप सिलेंडर शेप होता है, सिलेंडर उसका शेप होता है। तो सिलेंडर शेप जो होता है, तो ये सिलेंडर गैस होल्ड करता है, तो उसको सिलेंडर गैस होल्डर या गैस टैंक अबव इट टू कलेक्ट द गैस। यहाँ से ये जो सिलेंडर है यहाँ पे गैस कलेक्ट होता है और वो कुकिंग के लिए यूज होता है। डाइजेस्टर हैज साइड ओपनिंग। ये जो है ये साइड ओपनिंग है। तो डाइजेस्टर में साइड ओपनिंग होती है, वो साइड ओपनिंग को बोलते हैं चार्ज पिट। ओके, ये वाला क्या है? चार्ज पिट। यहाँ पे जो है सॉरी, ये चार्ज पिट है। यहाँ पे
जो है रॉ मटेरियल डाला जाता है, दैट इज काउ डंग और कैटल डंग इज फीड इन दैट चार्ज पिट, and after feeding that there is a production of gas with the help of microorganism. This is cylinder. With the help of cylinder, gas is collected here, and whenever there is a requirement of gas, we can use that gas from this pipe, and that output is directly into the kitchen, and we can use directly gas for cooking purposes. Then after that the digester is पार्टली ब्यूरिड इन द सॉइल। तो ये जो डाइजेस्टर है ये पार्टली मतलब आधा पार्ट जो है ये डाइजेस्टर का, ये देखो ये जो आधा पार्ट है ये सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सॉइल में दबा हुआ होता है। तो डाइजेस्टर इज पार्टली ब्यूरिड इन द सॉइल। ओके, तो इसकी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम सीखेंगे। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन का कुछ पार्ट था। जैसे कि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि बायोगैस प्रोडक्शन जो है उसके दो तरह के मॉडल है, एक है केवीआईसी का मॉडल और दूसरा जो है आईएआरआई का मॉडल। तो बायोगैस जो है वो उसमें जो डाइजेस्टर होता है उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं, और रॉ मटेरियल जो है कॉमनली यूज रॉ मटेरियल इन बायोगैस प्रोडक्शन इज काऊ डंग। तो ये पूरा सेटअप है। सेटअप में मैंने बताया कि ये जो है सिलेंडर है, ये ब्रिक्स मतलब ईंटों से, स्टील से और सीमेंट से पैक किया जाता है, बनाया जाता है, सिलेंडर का शेप होता है उसको। यहाँ ये जो है चार्ज पिट है, यहाँ पे स्लज निकलता है, यहाँ पे काऊ डंग, यूरिन वगैरह जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल है वो डाला जाता है। तो कॉमनली रॉ मटेरियल अगर डाला जाए उसमें तो इजीली पास होता है। अगर प्लांट के पार्ट्स वगैरह डाले जाए तो वो अटक अटक सकते हैं और यहाँ पे निकल नहीं सकते। इस वजह से काऊ डंग कॉमनली यूज होता है बायोगैस प्रोडक्शन में। यहाँ पे वो सब आता है काऊ डंग प्लस वाटर, तो यहाँ से गैस प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, और ये गैस प्रोडक्शन होने के बाद ये सिलेंडर में जमा होता है ऊपर ज़मीन के ऊपर, और वो कुकिंग पर्पस के लिए हम डायरेक्टली कनेक्शन उसका किचन में लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जाता है, ये स्लज स्लज बोलते हैं उसको, और इसमें से जो निकलता है वो डायरेक्टली हम फार्म फील्ड में हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ती है। तो इस तरह से बायोगैस प्रोडक्शन का जो सेटअप है वो हमने देखा। तो हम देखेंगे कि जो डाइजेशन होता है, अभी हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म सीखेंगे कि कैसे वो प्रोसेस होता है बायोगैस प्रोडक्शन का। तो ये हमने देखा कि बायोगैस प्रोडक्शन का जो सेटअप है वो हमने देखा। तो अभी जो स्टेप्स है वो हम देखेंगे। तो इसमें 3 स्टेप है। अनेरोबिक डाइजेशन जो है उसके 3 स्टेप है। अनेरोबिक मतलब विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। अनएरोबिक डाइजेशन। तो अनएरोबिक डाइजेशन जो है इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं उसके। तो पहला जो स्टेप है वो है हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन। पहला स्टेप है हाइड्रोलाइसिस और सोल्यूबलाइजेशन। ओके, दूसरा स्टेप जो है वो है एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, एंड तीसरा स्टेप जो है वो मिथेनोजेनेसिस। तो वन बाय वन हम जो स्टेप्स है वो हम देखेंगे। मिथेनोजेनेसिस। ओके, तो पहला वाला स्टेप देखेंगे हम, तो वो है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में या सोल्यूबलाइजेशन में क्या होता है, तो इन इनिशियल स्टेज रॉ मटेरियल इज मिक्स विथ वाटर। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो मिक्स किया जाता है वाटर में। ओके, मिक्सेस विथ वाटर। ओके, इक्वल प्रपोर्शन में वो मिक्स किया जाता है, इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन में मिक्स किया जाता है, और इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनती है स्लरी। ओके, टू मेक अ स्लरी।
सो विच इज देन फीड इनटू द डाइजेस्टर। तो ये जो स्लरी है वो डाली जाती है डाइजेस्टर में, विच इज फीड इनटू द डाइजेस्टर। मैंने बोला जो चार्ज पिट है उसमें वो डाला जाता है, कि पीछे की डायग्राम आप ध्यान में लो तो वो चार्ज पिट है, चार्ज पिट में ये पहली प्रोसेस में ऐसे किया जाता है, सोल्यूबलाइजेशन या हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर डाला जाता है, हाइड्रोलाइसिस वाटर डाला जाता है, उसमें रॉ मटेरियल मिक्स किया जाता है वाटर में, इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है, तो एक प्रकार का जो पेस्ट होता है वो बनता है, स्लरी बनती है और वो डाइजेस्टर में डाली जाती है। ओके, तो अनएरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया जो है वो हाइड्रोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्लरी में, क्योंकि काउडंग में जो काउडंग होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि जो गाय भैंस वो क्या खाती है, तो वो सब सेल्यूलोज मटेरियल खाती है, प्लांट्स के पार्ट्स खाती है, और सेल्यूलोज का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होता होगा, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर्स प्रोटीन्स में इनटू, इसका कन्वर्जन होता है सिंपल शुगर्स में होता है इसका कन्वर्जन, और प्रोटीन्स में हो सकता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन सिंपल शुगर्स प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में हो सकता है, प्रोटीन्स का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में हो सकता है, एंड लिपिड्स इनटू फैटी एसिड। तो कार्बो यहाँ से देखते हैं हम फिर से, 2 मिनट रुको, पूरा ही चला गया, तो देख लेना पहला वाला पार्ट जो है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिएक्शन वाला पार्ट लिखूंगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका कन्वर्जन सिंपल शुगर में होता है। उसके बाद प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें उसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होता है, और जो लिपिड्स होते हैं लिपिड्स का कन्वर्जन होता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में उसका कन्वर्जन होता है। तो ये सब कौन करता है? अनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया। ये सभी स्टेप में जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट होता है अनएरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम, एग्जाम्पल उसका अगर ले तो हम बोल सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम एंड स्यूडोमोनास। तो ये जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले पहले स्टेप में बैक्टीरिया है, वो अनेरोबिक होते हैं, उसको एयर की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है वो जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है डाइजेस्टर वाला पार्ट, उसमें तो अनएरोबिक कंडीशन होगी, क्योंकि जो काउडंग है उसके जो लेयर्स होते हैं एक के ऊपर एक लेयर्स होने से उसमें ऑक्सीजन कम ही जाता होगा, तो उसमें जो बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली अनएरोबिक टाइप के बैक्टीरिया बढ़ेंगे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती प्रोसेसिंग करने के लिए। तो ये जो अनएरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया है ये लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड में करेंगे, प्रोटीन का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन सिंपल शुगर में करेंगे। तो ये हो गया अपना पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने सीखा कि रॉ मटेरियल जो है इक्वल अमाउंट में या इक्वल प्रोपोर्शन में डालेंगे स्लरी बनाने के लिए, और वो डाइजेस्टर में डालेंगे। उसके बाद अनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया जो है जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास, वो हाइड्रोलाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, और लिपिड को फैटी एसिड में। तो ये हमने पढ़ा। तो इसकी हम सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप जो है वो हमने लिखी थी, वो थी एसिडोजेनेसिस। सेकंड स्टेप जो है वो है एसिडोजेनेसिस।
एसिडोजेनेसिस में क्या होता है, इन दिस स्टेज फैकल्टेटिव अनेरोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑब्लिगेट अनेरोबिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो पहले स्टेप में जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार हुआ था, जैसे कि सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, ऐसे जो तैयार हुआ था, ये जो है ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। कॉम्प्लेक्स से मटेरियल कैसे बना था, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होता है एसिड्स में, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, ओके, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वो कन्वर्ट होगा, एसिड्स में वो कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड तैयार होना, एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड तैयार होना। तो ये एसिड तैयार हो रहा है। पहले स्टेप में क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, पहले स्टेप का हम लिख लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट हो गए, और दूसरे स्टेप में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो कन्वर्ट हो गए सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में, और दूसरे स्टेप में मतलब एसिडोजेनेसिस स्टेप में ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है ये एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो है ये प्रोसेस करने के लिए जो लगते हैं बैक्टीरिया वो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया लगते हैं, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया का काम होता है। पहले स्टेप में कौन से बैक्टीरिया यूज किए होंगे या यूज हुए होंगे, तो वो होंगे अनेरोबिक बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम एंड स्यूडोमोनास, और दूसरे स्टेप में जो बैक्टीरिया यूज हो गए वो है एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब एसिड तैयार करते हैं। तो समझा आपको, पहले स्टेप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कन्वर्जन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में होता है, और दूसरे स्टेप में सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन एसिड में होता है, वो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बोल सकते हैं हम। और तीसरी स्टेप जो है, वो तीसरी स्टेप जो है वो है मिथेनोजेनेसिस। नाम से ही क्या पता चलता है, मिथेनो मतलब मीथेन गैस, ओके, जेनेसिस मतलब तैयार होना, तो यहाँ पे मीथेन गैस तैयार होगा। तो वो कैसे होगा, तो ये लास्ट स्टेप है, ये जो स्टेप है ये लास्ट स्टेप है। अनेरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसका नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, कन्वर्ट एसीटेट हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन। तो सेकंड स्टेप में जो एसिड्स तैयार हुए थे, जैसे कि समझो फॉर्मिक एसिड का हम एग्जांपल लेंगे, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कन्वर्जन होता है मीथेन में, उसका कन्वर्जन होता है मीथेन में। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये प्रोसेस को कौन करेगा, तो मिथेनो बैक्टीरियम, ये प्रोसेस को करेगा मिथेनो बैक्टीरियम करेगा। ओके, तो इसको मिथेनो बैक्टीरिया बैक्टीरियम को मिथेनोकोकस भी हम बोल सकते हैं, मिथेनोकोकस हम बोल सकते हैं इसको। तो ये भी अनेरोबिक बैक्टीरिया ही है, सभी बैक्टीरिया यहाँ पे अनेरोबिक बैक्टीरिया है। ओके, अनेरोबिक मतलब एयर की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह से जो प्रोडक्शन होता है वो होता देखो, मैं एक स्टेप में सब लिख देता हूँ आपको, नोट्स आप बना लेना नोटबुक में। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का कन्वर्जन होगा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके,
और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन होगा एसिड्स में, और एसिड्स का कन्वर्जन होगा मीथेन गैस में। तो इस तरह से ये जो है, ये मैंने कंप्लीट स्टेप्स आपको बता दिया। पूरे जो है तीनों के तीनों स्टेप, जैसे कि हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन, दूसरा स्टेप है एसिडोजेनेसिस, और तीसरा स्टेप है मिथेनोजेनेसिस। तो पहले स्टेप में जो है वो अनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया का यूज होगा। पहले स्टेप में अनएरोबिक मतलब एयर की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इनको। एनेरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम एंड सीडोमोनास। ओके, दूसरे स्टेप जो है उसमें अनेरोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक, ये भी अनेरोबिक ही है, अनएरोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया का यूज होगा। ओके, और तीसरी स्टेप जो है उसमें मिथेनो अनेरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का यूज होगा। अनएरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का यूज होगा। ओके, अनएरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का यूज होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो एनारोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया, पहले स्टेप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एनारोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को एनारोबिक एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो एसिड से कन्वर्ट करेंगे, और एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे मीथेन गैस में। तो ये जो रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड का कन्वर्जन मीथेन में, तो इसके लिए 12 मॉलिक्यूल अगर एसिटिक एसिड के लिए, तो 12 मॉलिक्यूल मीथेन के बनेंगे। 12 मॉलिक्यूल जो फॉर्मिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो अगर लिए तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4H2 इज इक्वल टू मीथेन। तो सभी जो है वो फॉर्मिक, देखेंगे हम ए वन बाय वन की ये जो रिएक्शंस होती है। जैसे कि पहली वाली देखेंगे हम, समझो 12 मोल जो है अगर एसिटिक एसिड के लिए CH3COOH इज नथिंग बट दी एसिटिक एसिड, इससे बनेंगे 12 CH4 बनेंगे, मीथेन बनेंगे, और 12 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ओके, दूसरा अगर रिएक्शन देखा जाए तो 4 मॉलिक्यूल जो है फॉर्मिक एसिड के, ये है फॉर्मिक एसिड, तो इससे बनेगा एक मॉलिक्यूल मीथेन का, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तीसरे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है और 4 हाइड्रोजन, इनसे बनेंगे एक मॉलिक्यूल मीथेन का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो इसमें ये एक क्वांटिटी वाइज दिया है कि 12 मॉलिक्यूल अगर एसिटिक एसिड के यूज किया जाए तो 12 मॉलिक्यूल बनेंगे मीथेन के, 4 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल मीथेन का बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर यूज किए तो एक मीथेन बनेगा। तो ज़्यादातर जो मीथेन बन रहा है वो एसिटिक एसिड से बन रहा है। ओके, 12 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए तो 12 मीथेन बन रहे हैं। यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल अगर लिए जाए इनके तो बनता है एक ही मीथेन। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड और 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए जाए तो बनता है एक ही मीथेन। तो एसिटिक एसिड का रोल ज़्यादा होता है इसमें। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस की रिएक्शंस हमने देखी कि बायोगैस प्रोडक्शन में ये मैकेनिज्म है, ये इंटरनल रिएक्शन होती है। ओके, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हम देखेंगे कि बायोगैस के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो बायोगैस यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। तो बायोगैस यूज करने के बेनिफिट्स है, पहला तो ये चीप है, सस्ता मिलता है,
उसके बाद सेफ है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, इजीली जनरेट होता है, इजीली जनरेटेड, स्टोर इजीली कर सकते हैं हम, और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है। दूसरा है डोमेस्टिक लाइटनिंग के लिए हम यूज करते हैं, यूज फॉर डोमेस्टिक लाइटनिंग, मतलब बिजली भी हम तैयार कर सकते हैं। डोमेस्टिक लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये ब्लू फ्लेम से जलता है, बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम से ये जलता है, इस वजह से स्मोक नहीं होता। ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, स्मोक नहीं होता। सैनिटेशन इंप्रूव करता है सराउंडिंग का। ओके, इंप्रूव सैनिटेशन, क्योंकि पॉल्यूशन उससे होता नहीं, तो इंप्रूव द सैनिटेशन सराउंडिंग, सैनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग। ओके, एंड जो बेनिफिट है वो है ये इको फ्रेंडली है, मतलब नेचर को इससे कुछ पॉल्यूशन वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता। डू नॉट कॉज पोल्यूशन। ओके, इससे पोल्यूशन नहीं होता, इम्बैलेंस एनवायरनमेंट का नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता, इम्बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का वो उससे नहीं होता, इम्बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट। उसके बाद जो स्लज निकलता है उससे, वो स्लज यूज किया जा सकता है, स्लज विच इज लेफ्ट ओवर इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। तो उससे जो स्लज निकलता है वो हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बायोगैस के बेनिफिट है वो हम रिकॉल करते हैं। ये चीप है, सेफ है, रिन्यूएबल है, इजीली जनरेट हो सकता है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद डोमेस्टिक लाइटनिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है। ये बर्न होता है ब्लू फ्लेम से और स्मोक भी नहीं निकलता इसका। उसके बाद इससे सैनिटेशन इम्प्रूव हो सकता है सराउंडिंग का, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता, इम्बैलेंस नहीं करता एनवायरनमेंट का, और उसका जो स्लज है वो फर्टिलाइजर के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं।